बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 फरवरी और पाकिस्तान में इतवार की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इटली के शहर ब्रेशिया से रखते हैं, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। और अब से चंद घंटे बाद यहां पर एक बहुत बड़ी रैली, एक बहुत बड़ा एहतजाज मुनक्कद होने जा रहा है। आज 2 फरवरी 12:30 बजे दोपहर यहाँ पर एक फ्री इमरान खान के सिलसिले में और पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ यहाँ पर जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं और स्पेशली जो इटली में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, वो इसमें भरपूर शिरकत करेंगे। ना सिर्फ इसमें इटली, इसमें एक वफ्द जो है वो डेनमार्क से भी आया है, एक वफ्द जो है वो ब्रसल्स से भी आया है, एक वफ्द जो है वो स्विट्ज़रलैंड से भी आया है, और अमेरिका से भी कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मतलब कि डिफरेंट जगहों से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं हम आवाज़ बनने के लिए इटली के जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ। इसी सिलसिले में कल मेरी मीटिंग्स भी हुई हैं कुछ, वो भी आपके सामने तफसील रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो फस्तायत है वो बताने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ ये आज का इवेंट पूरा हो जाए, तो उसके बाद आपके सामने कुछ सबूत रखेंगे, कुछ बातचीत रखेंगे, किस तरीके से जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, इटली में रहने वाले पाकिस्तानी जो इस एहतजाज को मुनक्कद करने जा रहे हैं, पीछे उनके घरों पर क्या क़यामत ढाई गई है। पिछले 3 दिन में पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, उसके जो अफसरान गुजरांवाला के हैं, जो गुजरांवाला मंडी बहाउद्दीन गुजरात को हैंडल करते हैं, उनकी वहाँ पर किस तरीके से पंजाब पुलिस जो है वो फस्तायत बर्पा कर रही है। मैं किसी एक समंदर पार पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, कम अज़ कम आधी दर्जन के करीब ऐसे समंदर पार पाकिस्तानी हैं जिनसे ज़बरदस्ती इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग यहाँ पर रब्ता करके उनके रिश्तेदारों के थ्रू, खुद यहाँ डायरेक्ट बाहर रब्ता नहीं करते, उनके रिश्तेदारों को वहाँ पर उठाया जाता है, घरों में तोड़फोड़ की गई है, तमाम वीडियोस पहुँच गई हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये इवेंट हो जाए उसके बाद आपके सामने रखूंगा वो सब कुछ। उन लोगों से यहाँ से ज़बरदस्ती वीडियो मैसेजेस लिए गए हैं कि आपका इस प्रोटेस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारों को तो ये कहा गया है कि आप ये ऐलान करें कि आपका शहबाज गिल के साथ या आज होने वाले प्रोटेस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। कईयों से इस वीडियो की डिमांड भी की गई है और कुछ लोगों के ऐसे अजीज़ों को उठाया गया कि उन्हें मजबूरन वो वीडियोस रिकॉर्ड करके देनी पड़ी। हर मुमकिन कोशिश की गई है कि आज जो होने वाला प्रोटेस्ट है इटली के शहर ब्रेशिया में, उसको किसी तरीके से रोका जा सके। और एक ही डिमांड है कि आप इस प्रोटेस्ट को कैंसिल करें या इससे डिस्टेंस करें। लोगों के घरों में फर्नीचर तोड़ा गया, लोगों के घरों के अंदर खवातीन को धमकियां दी गई, लोगों के रिश्तेदारों को उठा के ले जाया गया, और मैंने बताया कि उन रिश्तेदारों से फ़ोन करवाए गए और इटली के अंदर जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं जो इसके अंदर शामिल हैं या जिन पर उन्हें शक है कि वो शामिल हैं इस रैली को कंडक्ट करवाने में, उनसे भी इस तरह की वीडियोस जो है वो ज़बरदस्ती लेने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ आपके सामने मैं इटालियन प्रेस की कुछ कवरेज रखता हूँ। कल मेरी यहाँ पर मुलाकात हुई, इटली की जो एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ मुलाकात हुई, उनके नुमाइंदों के साथ बातचीत हुई। उसके बाद डिफरेंट जो जर्नलिस्ट के वफ्द थे उनके साथ मुलाकात हुई, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ मुलाकात हुई, और ये जानकर खुशी हुई कि जो इटली के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी हैं उन्होंने यहाँ इन तमाम सेगमेंट्स को भरपूर इंगेज किया है। और मेरी उनसे जो इंटरेक्शन हुई उस पर जो इटालियन पॉलिटिशियंस थे और जो इटालियन मीडिया के लोग थे, उन्होंने इस बात पर अग्री किया कि क्योंकि ज़्यादा फोकस यूरोप का यूक्रेन वॉर के ऊपर रहा है, इसलिए वो उतनी खुलकर पाकिस्तान का जो सिचुएशन है, जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन चल रही है, या रूल ऑफ लॉ के साथ जो किया गया, ह्यूमन राइट्स के साथ जो किया गया, डेमोक्रेसी के साथ जो किया गया, उसके ऊपर वो खुलकर बात नहीं कर सके। तो इन हालात के अंदर उन्हें जो मैंने ब्रीफ किया, अब आप देख सकते हैं कि ये चंद आपके सामने मैं चीज़ें रख रहा हूँ। इटालियन जो प्रेस है उनकी कवरेज रख रहा हूँ, जो इमरान खान साहब के साथ किया गया, जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के साथ किया गया, वो तमाम आज की जो इटालियन अखबारात हैं उसमें छपा हुआ है। अभी ये मेरा दौरा जो है वो और मज़ीद जारी रहेगा यूरोप में, और मुख्तलिफ मुल्कों की जो प्रेस है, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके साथ मेरी इस पर मुलाकातें भी होती रहेंगी। कल जो मेरी मुलाकातें हुई हैं वो बहुत सैर हासिल थी, क्योंकि उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय पार्लियामेंट में खासी आवाज़ रखते हैं, मीन जो वहाँ पर डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ क्लोजली लिंक्ड हैं। और हाल ही में आपने देखा कि जो यूरोपीय यूनियन का वफ्द था जो पाकिस्तान में था, जिन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की और दूसरे लोगों को मुलाकात करके वाज़ेह पैगाम दिया कि किसी सूरत भी जो GSP+ है वो इस तरह कंटिन्यू नहीं रहेगा अगर आपने इंसानी हकूक़ की पामाली इसी तरीके से जारी रखी। अब जिन लोगों से हम मिल रहे हैं वो जाहिर है ये जोर देंगे पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर कि वो इंसानी हकूक़ को रिस्पेक्ट करें, लेकिन उसके साथ साथ ये जो
क्रॉस बॉर्डर और ट्रांसनेशनल जो जुल्म सितम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये जो लोग ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कर रहे हैं, ये जो बॉर्डर पार लोगों को हरास कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल जुर्म है। इसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाइयां भी हो सकती हैं। और आने वाले वक्त में जो लोग इन तमाम चीज़ों को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, जो लोग वहां से पुलिस के थ्रू या इंटेलिजेंस अफसरान के थ्रू लोगों के रिश्तेदारों को उठाकर उनको यहां से स्टेटमेंट्स देने पर मजबूर कर रहे हैं, वो यूरोपीय यूनियन के कवानीन के तहत यहां पर जराइम का इर्तकाब कर रहे हैं। अब उनके क्योंकि नाम भी सामने आते जा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में ये हमारे लिए आसान होगा कि अब यहां से लोग उनके खिलाफ यहां पर केसेस फाइल करेंगे, और आने वाले वक्त में उनके यूरोपियन वीज़ाज या अमेरिका के वीज़ाज या कनाडा के वीज़ाज या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दूसरे ममालिक के जो वीज़ाज हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उनके एसेट्स बाहर फ्रीज करवाए जाएं और इस तमाम काम को रोका जाए। कल जो मेरी जर्नलिस्टों के साथ और पॉलिटिशियंस के साथ और इंसानी हकूक की तंजीमों के साथ मुलाकात हुई, उसमें इस पहलू पर भी बात की, क्योंकि जब से मैं इटली पहुंचा हूं, मैंने देखा है कि यहां पर जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन पर जमीन तंग की हुई है। मतलब कि उनके पीछे घर वालों को इस कदर तंग किया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहरहाल हम खामोश इसलिए हैं कि आज का ये इवेंट हो जाए, जो कि आज अब से चंद घंटे बाद है। 12:30 बजे इटली के शहर ब्रेशिया में ये बहुत बड़ी रैली होगी, और आप देखेंगे कि आपकी तमाम तर फस्तायत और तमाम तर जो आपके घिनौने काम हैं और आपकी तमाम तर जो रौनत है, उसके बावजूद कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इसमें इंशाल्लाह शामिल भी होंगे और भरपूर आवाज़ उठाएंगे। और जब यूरोप में आवाज़ उठती है, तो फिर यूरोपीय यूनियन हो या अमेरिका हो या यूएन हो, वो सब इसको गौर से देखते हैं। इमीडिएट उसकी आपको रिजल्ट्स आते हुए नजर नहीं आते, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही वो चीज़ें हैं जो सबसे इफेक्टिवली इनके ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा कि इटालियन प्रेस ने भी इसे कवर किया है, इन तमाम फसाइयत को, और अब आने वाले दिनों में ये भी कोशिश होगी कि जो इटालियन पार्लियामेंट है, इसके अंदर भी इन तमाम चीज़ों के ऊपर बहस हो, ताकि इटालियन गवर्नमेंट हो या यूरोपीय यूनियन हो, वो इन तमाम चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से जान सकें। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो जो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी स्टेटमेंट है। उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट नहीं धमकी दी है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप अमेरिका गए थे और अमेरिका से अगर कोई फ़ोन आता है तो आप क्या करेंगे, उस पर उन्होंने ठेंगा दिखाया। चलिए, ये तो उनका हक है, वो ठेंगा दिखा सकते हैं। जाहिर है, एक सॉवरन मुल्क के वो वजीर दाखिला हैं, वो किसी को भी ठेंगा दिखा सकते हैं, ये तो हमारी एक कंसिडर्ड ओपिनियन है। लेकिन ठेंगा वो पाकिस्तान की गैरत पर दिखा सकते हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर दिखा सकते हैं, पाकिस्तान के दिफा पर दिखा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, तो आप ठेंगा नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसी हक पर आप हिंदुस्तान की भी मजम्मत करते हैं। इसी हक के साथ आप पूरी दुनिया से जाके इंगेज करते हैं। जब हिंदुस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो या दुनिया के किसी मुल्क में, तो पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर आवाज़ उठाती है। मुल्कों की सॉवरेनिटी हर जगह रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, इंसानियत के खिलाफ जो मजालम है, डेमोक्रेसी के खिलाफ जो मजालम है, जो फस्तायत है, डिक्टेटरशिप है, जो आपके यहाँ जिस तरीके से अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कभी भी आपका इंटरनल मामला भी नहीं है और आपकी सॉवरेनिटी का मामला भी नहीं है। लेकिन इससे भी बढ़ के जो बड़ी बात मोहसिन नकवी ने की है, वो ये किया है कि उन्होंने कहा कि अगर 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ या उनके हामियों ने दोबारा एहतजाज किया, तो हम वही करेंगे जो हमने 26 नवंबर को किया। दूसरे लफ्जों में उन्होंने सीधा सीधा दोबारा से गोली चलाने और कत्लेआम करने की धमकी दी है। ये इटसेल्फ आपको बताता है कि फस्तायत का लेवल क्या है। और जाहिर है, मोहसिन नकवी तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ना उन्हें पीपल्स पार्टी ओन करती है, ना उन्हें मुस्लिम लीग नून ओन करती है, ना कोई और पार्टी, वो तो उन्हीं के नुमाइंदे हैं। उनकी तरफ से एक दफ़ा फिर ये कहना कि अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पुरअमन एहतजाज की कॉल वापस ना ली, तो हम वही करेंगे जो हमने 26 नवंबर को किया, मतलब कि गोलियां मारेंगे। अब कल को ये चाहेंगे कि जैसे इन्होंने पहले गोलियां मारी हैं, ये दोबारा भी गोलियां मारें और पाकिस्तानी जो है वो खामोश रहें। बाहर से अगर कोई बात इनसे करे तो ये ठेंगा दिखाएं। तो फिर जब आप IMF के पास जाएंगे, जब आप GSP प्लस की तरफ जाएंगे, तो फिर वो भी आपको ठेंगा दिखा देंगे, क्योंकि आप मार्स पर या किसी और ऐसी जगह पर नहीं रह रहे जहां पर आप अकेले रह रहे हैं। आपकी इंटरनेट की केबल्स भी दूसरे मुल्कों के साथ जुड़ी हुई हैं और आपकी इक्तसादी केबल्स भी। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और एक जगह पर होने वाले मामलात का असर दूसरी जगह पर होता है। अब आप पूछेंगे कैसे होता है? पाकिस्तान में जो जारी फस्तायत है और जिसकी वजह से वहां इकोनॉमी की तबाही हो गई है, 6% पर जो ग्रो करने वाली आपकी GDP थी, वो आज 0.92% के ऊपर आ गई है, जिससे जाहिर है मुल्क में गुर्बत में इजाफा हुआ है। 1.25 करोड़ पाकिस्तानी मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया। हम नहीं कहते, इनका अपना डेटा कहता है।
अब इन हालात में जब वहां पर बेरोजगारी है, गुर्बत है, अफलास है, लोगों की आंखों में कोई उम्मीद नहीं है, तो लोग फिर वहां पर कश्तियों में बैठ के इटली और ग्रीस और दूसरे मुल्कों में पहुंचते हैं। जब यहां पहुंचते हैं तो यहां भी जाहिर है इकोनॉमीज इनकी पहले ही टाइट है, आजकल ग्लोबली आपको पता है स्ट्रेस चल रहा है। तो यहां पर जब इजाफा होता है इलीगल इमिग्रेंट्स में, तो इनके जो कवानीन है उनके तहत उन्हें भी कुछ हकूक देने पड़ते हैं और इनकी इकोनॉमी जो है वो भी प्रेस होती है। कल जो मेरी मुलाकातें हुई उसमें इन्हें यही बताया गया कि पाकिस्तान जो है एक पांचवीं बड़ी आबादी का मुल्क है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। एक प्रोग्रेसिव और एक सेहतमंद पाकिस्तान जो है वो सिर्फ पाकिस्तानियों के फायदे में नहीं है, वो पूरी दुनिया के फायदे में भी है, वो इटालियंस के फायदे में भी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में लॉलेसनेस होगी, डेमोक्रेसी नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक नहीं होंगे, तो लोग वहां से हिजरत करेंगे। जब वो हिजरत करेंगे आपके मुल्कों में आएंगे तो आप पर बोझ आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बोझ आप पर ना आए, और अगर आप चाहते हैं कि आप जो लोग यहां पर आके फिर अपना हक तलाश करते हैं उन्हें वो हक उनके मुल्कों में मिले, तो आपको फिर जमहूरियत के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ फैसल वोडा साहब बयान ये देते हैं कि जमहूरियत ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है और असल जो पाकिस्तान की तबाही का सबब है वो जमहूरियत ही है। उन्होंने कहा शुक्र करें कि मुल्क को इस टाइम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चला रहे हैं, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि डंडे के बगैर यहां पर गदा नहीं चलता, इसलिए उन्हें डंडे का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है। अब दो तीन चीजें उन्होंने वाजे कर दी। एक तो वो जाहिर है जनरल आसिम मुनीर के स्पोक्स पर्सन है वो, तो उन्होंने कह दिया कि जमहूरियत मुल्क की तबाही का सबब है। तो जिस तरीके से जनरल साहब बार बार आकर सोशल मीडिया के बारे में कहते हैं कि वो सबसे बड़ा शैतानी काम है, अब उनके स्पोक्स पर्सन ये भी कह रहे हैं कि जमहूरियत सबसे बड़ा ईवल है और जमहूरियत ने मुल्क को तबाह किया और हम डंडे से चला रहे हैं, और जनरल आसिम मुनीर डंडे से इस मुल्क को चला रहे हैं। अब एक तरफ वो ये कन्फेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ डीजी एसपीआर कह रहे हैं कि हमारा तो सियासत से कोई लेना देना नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तीसरी तरफ जो पूरी दुनिया के अंदर इंडेक्स जारी हो रही हैं वो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान दुनिया के जो 3 वर्स्ट कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उसमें जो 3 दुनिया की बदतरीन रैंकिंग वाले मुल्क हैं उनमें एक पाकिस्तान आता है। तो अगर आप डंडे से पाकिस्तान चला रहे हैं और आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं, तो फिर इसका भी जो भी फायदा नुकसान है, मतलब इसका क्रेडिट भी कि पाकिस्तान 3 वर्स्ट तरीन कंट्रीज के अंदर रैंक हो रहा है, वो भी आप ही ने उठाना है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 1.25 करोड़ लोग हेपेटाइटिस का शिकार हैं। पिछले 2 सालों के अंदर 1.25 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे गिरा दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बेरोजगारी जो है वो अपनी आखिरी हदों को छू रही है। इन तमाम हालात की जिम्मेदारी भी फिर आप ही को लेनी पड़नी है जिनके हाथ में डंडा है। उसके साथ साथ कल ही हमने 18 अपने बहादुर जवानों की लाशें जो हैं, उनकी शहादतें जो हैं वो उठाई हैं, और वहां पर 12 दहशतगर्द भी हलाक किए गए हैं। आए रोज हम इसी तरीके से लाशें उठा रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी फिर उसी को लेनी पड़नी है जो मुल्क चला रहा है। तो इसलिए एक तरफ तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है और क्रेडिट हमारा है, स्टॉक एक्सचेंज गरक कर जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। पाकिस्तान को बाहर कोई हजीमत हो तो जिम्मेदारी हमारी नहीं है, पाकिस्तान की सताइश हो तो सब कुछ हमने किया है। सऊदी अरब से अगर तेल की पेमेंट डेफर हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है और क्रेडिट हमारा है। लेकिन अगर सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर पाकिस्तानियों के वीज़ों पर पाबंदी लगा दें तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो शहबाज शरीफ की है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुलकर फिर अपनी जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ेगी। अगर आप या आपके जो तर्जमान है वो ये कहते हैं कि मुल्क हम चला रहे हैं और डंडे के साथ चला रहे हैं। बहरहाल अगली खबर आपके सामने हम रखेंगे। जो खबर हमने आपके सामने, शुक्र अल्लाह का है कि जो हमारे जराए हैं वो खबरें दे रहे हैं, तो अब वो रेगुलर मीडिया उनको, ठीक है 6 हफ्ते 2 महीने के बाद वो खबरें ब्रेक होती हैं। शायद हमारे जराए को बहुत पहले पता चल जाता है जो आपके सामने रखते हैं, और अब आप कहते होंगे इसमें मेरी क्यों काबिलियत है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद राब्ता करते हैं, जो वेल प्लेस्ड पोजीशन पर हैं और इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, मुख्तलिफ इदारों में होते हैं जो समझते हैं कि ये सच लोगों तक पहुंचना चाहिए। मसलन ये खबर हमने आपके सामने 2 महीने से ज़्यादा देर हो गई है जब ये रखी थी, और ख़बर ये रखी थी कि जो आईजी पंजाब हैं वो अब पंजाब से निकलना चाहते हैं, और आपके सामने ये खबर रखी थी कि वो डीजी एफआईए बनना चाहते हैं, और अगर ना हो सका तो छुट्टी पर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। याद कीजिए ये 2 महीने पहले हमने खबर रखी थी, अब दूसरा मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रहा है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आपको बहुत पहले जस्टिस सरफराज डोगर के बारे में बताया था कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से लाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, कल वो काम भी हो गया। और भी मैंने आपको 4-5 खबरें दे रखी हैं, जैसे जैसे वो खबरें करेक्ट होंगी आपके सामने रखता जाऊंगा। लेकिन
आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो अब आईजी पंजाब उस्मान अनवर हैं, ये अब मुकम्मल भागने की तैयारी में है। इनको पता है कि लुटिया डूबने वाली है, अब मामला ज़्यादा देर चलने नहीं वाला, तो इन हालात में यहाँ से फरार लें या डीजीएफआई बने या मुल्क से ही छुट्टी लेके बाहर निकल जाएं। मुबैना तौर पर हमें यह बताया गया है कि इन्होंने, ये मैं मुबैना इसलिए कह रहा हूं कि मेरे सामने इसकी अभी डॉक्यूमेंटेशन लोग हासिल कर रहे हैं नहीं, इसलिए रिपोर्टेडली कह रहा हूं। इसके सच और झूठ की जो कंफर्मेशन है वो आईजी साहब कर सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पुर्तगाल में की हुई है और वो वहां की शहरियत या तो ले चुके हैं या ले रहे हैं। यही खबरें चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बारे में भी हैं और वो हतमी तौर पर बाद में वहां पर निकलना चाहते हैं ताकि उन्हें वापस ना लाया जाए। इसके लिए मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि पुर्तगाल में या तो खुद दौरा करूं या कोई और वहां पर पहुंचे और वहां पर भी गवर्नमेंट को, पॉलिटिशियंस को और जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं और जर्नलिस्ट हैं उनके सामने इनका मुकम्मल जो एक अमालनामा है वो रखा जाए और इनके आने वाले प्लान्स जो हैं उनके ऊपर अभी से कोई ना कोई कार्रवाई जो है वो शुरू करवाई जाए। बहरहाल अगली खबर आपके सामने रखेंगे फिलाडेल्फिया अमेरिका से, जहां पर एक एयर एम्बुलेंस गिरी है। एक बच्ची जो बहुत ही क्रिटिकल उसकी उसकी सेहत के मामला थे, उसे मैक्सिको से लाया गया था, अमेरिका के अंदर उसको ट्रीट किया गया था। अब उसकी जो मेडिकल रीज़न थी वो अननोन है, रिपोर्टेड नहीं है, और वो वहाँ से सेहतयाब हो गई थी और उसको वापस ट्रांसफ़र किया जा रहा था उस क्रिटिकल ट्रीटमेंट के बाद मैक्सिको में। और जहाज़ जैसे ही फिलाडेल्फिया के एक मुकामी एयरपोर्ट से उड़ा तो 4-5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही विद इन 1 मिनट जहाज़ जो है वो नोज डाउन जाके क्रैश हो गया। लग रहा है कि जाहिर है कोई जहाज़ में ही फ़नी खराबी थी या कोई मसला ऐसा हुआ जिससे वो क्रैश हो गया। अभी उसकी वजूहात तो नहीं पता, लेकिन इसमें 7 लोग जो हैं वो जान से चले गए। इससे पहले आपको पता है कि वाशिंगटन डीसी में भी एक प्लेन क्रैश हो चुका है हाल ही में, जिसमें 67, जी हाँ अब नंबर आ रहा है कि 67 जो लाशें हैं वो उसमें 67 जानें जो हैं वो चली गई हैं। इससे अगली खबर जो है वो कनाडा और सदर ट्रंप का जो आपस में एक फाइट चल रही है उसके बारे में। सदर ट्रंप ने कनाडा पर, मैक्सिको पर 25% टैक्स लगाया था, एक ड्यूटी लगा दी थी, और अब अजाफी टैक्स आप कह दे, एक उन्होंने उनको इम्पोज किया है टैरिफ, ताकि वो उनकी जो चीज़ें हैं अमेरिका में जो आती हैं उसके ऊपर 25% अजाफी टैक्स होगा। ये तकरीबन रफली $450 बिलियन जो है वो कनाडा से चीज़ें इंपोर्ट होती हैं इनटू यूएस, कनाडा एक्सपोर्ट करता है, और 450 अरब, 450 अरब तकरीबन डॉलर मैक्सिको करता है। तो उन दोनों पे 25% टैक्स लगाया। अब कनाडा ने भरपूर जवाब दिया है और 125 बिलियन की जो अशिया कनाडा जो है वो इंपोर्ट करता है यूएस से, यूएस एक्सपोर्ट करता है इनटू कनाडा, उनके ऊपर उन्होंने 25% टैक्स लगा दिया है। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में हम दूसरी मंडियां जो हैं वो तलाश करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि हम कहीं और से ये अशिया खरीदेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम अमेरिका से ये अशिया खरीदें ही ना। Now this is getting nasty for United States of America as well as for Canada और मैक्सिको, नेफ्टा के जो कंट्रीज हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन खुद अब मैं यही कह सकूंगा कि बड़ी सख्त डिप्लोमेसी हो रही है और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हो रही है। देखते हैं अब ये सारा मामला किस तरफ जाता है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने पाकिस्तान से रखते हैं और बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि अब तो चोर डाकू भी मॉडर्न हो गए। आल्दो ये अलग बात है कि हमारे जो निज़ामदीन हैं उन्होंने कसम खाई हुई है कि मुल्क को वापस अंधेरों में लेके जाना है, जब पूरी दुनिया के अंदर लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। स्पेशली व्हाइट हाउस ने आप बताया है, जो सदर ट्रंप की रिप्रेजेंटेटिव हैं व्हाइट हाउस में, जो उनकी मिस लेविट, जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी है, उन्होंने बताया है कि अब उन्होंने जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे यूट्यूब के ऊपर लोग हैं या पॉडकास्ट करते हैं, उनको इनवाइट किया था कि वो भी ट्रेडिशनल, जैसे वो लेगेसी मीडिया कहते हैं, उनके साथ बैठकर वो भी व्हाइट हाउस को कवर करें। तो उन्हें शायद 24 घंटे के अंदर अंदर 10,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वहां पर बैठ के कवर करना चाहते हैं। अब वो कह रही हैं कि मेरिट पर उनका फैसला होगा, और ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी जब वो वहां पर आके बैठ के सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स कवर करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर वो प्रेशर्स नहीं होंगे, वो सवालात भी खुलकर करेंगे और रिपोर्ट भी खुलकर करेंगे। अब एक तरफ अमेरिका और दूसरे मुल्क जो है वो सोशल मीडिया को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम 40 अरब की फायरवॉल लगा रहे हैं। हम जो को खबर देता है उसके घर वालों को उठा लेते हैं, हम उनको ब्लैकमेल करते हैं। हमारे निज़ामदीन साहब का मामला जो और है। लेकिन पाकिस्तान से जो खबर है उसको हम अगले दूसरे अपने पंजाबी वीलॉग में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ क्विकली दे दूँ कि अब तवान भी बिटकॉइन में मांगा जा रहा है। मलिक रियाज साहब जो है उनको एक धमकी पहुंचाई गई और कहा गया कि अगर आपने हमें 50 बिटकॉइन ना दिए, जिनकी कोई मालियत कोई 1.5 अरब रुपए के करीब बनती है, 1.25 से 1.5 अरब रुपए के दरमियान, अगर आपने 50 बिटकॉइन ना दिए तो आपको जान से मार दिया जाएगा। आपकी बेटी जो रहती है इस्लामाबाद में, उसको उसकी तस्वीर ली गई हैं और तमाम चीज़ें, उन्हें धमकी दी, उस पर पुलिस ने FIR दर्ज की है।
अब जो कुछ मलिक रियाज के साथ किया जा रहा है, इसमें कोई ना कोई इदारा भी मुलव्वस हो सकता है इस धमकी में। हो सकता है पीछे कोई ऐसा तरीका हो कि उनसे वो जो ज़बरदस्ती बयान लेने की कोशिश की जा रही है, वो भी मामला जो है इसके पीछे हों। बहरहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।